अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 5। इससे पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 says that why lighter and heavier objects fall at the same rate towards earth। ये कहता है कि अगर एक हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट है, हल्का ऑब्जेक्ट है, और एक भारी ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही रेट के साथ, एक ही शरह के साथ ज़मीन की तरफ मूव करते हैं। यानी मतलब यह है कि अगर एक बिल्डिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक मैं कंसीडर करता हूँ कि ये एक बिल्डिंग है। इसके छत पे दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। दोनों की मासेस डिफरेंट है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक ही टाइम पे गिराना चाहें तो दोनों ऑब्जेक्ट्स ज़मीन पे एक ही टाइम पे पहुंचती है। इसकी मेन वजह यह है कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है। जी डिपेंड नहीं करती मास पे। यानी अगर मैं उसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ कि जी इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, इसके मुताबिक जी डिपेंड करती है आर पे। तो इस बिल्डिंग से दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़मीन तक सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो जी भी दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होती है। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे इसी क्वेश्चन के मुताबिक जी जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। मास ऑफ अर्थ जो कि कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे आर के साथ जी कम ज़्यादा होती है। अगर हम एक ही हाइट से गिराना चाहें दो ऑब्जेक्ट्स को तो उसके लिए जी की वैल्यू सेम होती है। तो इसी वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे ज़मीन पे पहुँचेंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर हम किसी हाइट से एक पत्थर और एक कागज़ का टुकड़ा गिराना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये पत्थर है और ये कागज़ है, तो हम देखते हैं कि ये पत्थर पहले पहुँचता है और ये कागज़ बाद में पहुँच जाता है। एक ही रेट के साथ, एक ही एक्सेलरेशन के साथ दोनों ज़मीन पे नहीं पहुँचते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस इस कागज़ के टुकड़े के लिए काफ़ी होता है कि उसकी स्पीड को कम कर दे, और इसके लिए वो एयर रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट पहले पहुंचता है और ये ऑब्जेक्ट यानी ये कागज़ का टुकड़ा बाद में पहुंचता है। अगर हम यूँ करें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब को हम एयर से खाली करते हैं, वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो फिर हम यूँ करते हैं कि एक हम पत्थर लेते हैं और एक हम कागज़ का टुकड़ा लेते हैं। ये कागज़ का टुकड़ा है, दोनों को हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में ये पत्थर और ये कागज़ का टुकड़ा दोनों एक ही साथ यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो मेन वजह यह है कि जी की वैल्यू तमाम ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है, वो डिपेंड नहीं करती मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। Question number 7 says that the value of g changes with location on earth. However, we take the same value of g as 9.8 meter per second for ordinary calculation y. दोस्तों हमें पता है कि इक्वेशन फॉर g इज इक्वल टू g me डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। इस इक्वेशन के मुताबिक g की वैल्यू r के साथ चेंज हो जाती है। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम g की वैल्यू सेम ही लेते हैं। यानी तमाम कैलकुलेशंस में हम g की वैल्यू लेते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम पहाड़ पे एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए कोई कैलकुलेशन करें, या ज़मीन के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम कोई कैलकुलेशन करें, तो फिर जी की वैल्यू दोनों सूरतों में हम एक ही लेते हैं। यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो होना तो ये चाहिए कि हम उसे
कम वैल्यू ले लें, यानी 9.8 से कम वैल्यू ले लें, क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यू आर के साथ डिक्रीज़ होती है और यहाँ पे हम जी की वैल्यू ज़्यादा लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकंड लेते हैं। वो इसी वजह से कि यहाँ पे अगर मैं ये केस कंसीडर करूँ, इसके साथ जी की वैल्यू चेंज तो हो जाती है, कम हो जाती है इस सिचुएशन में, लेकिन वो इंतहाई कम वेरिएशन होती है, वो जो चेंजेस होते हैं वो इंतहाई कम होते हैं। तो फिर जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में उस चेंजेस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इस पोजीशन पे जी की वैल्यू है 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर इस सिचुएशन में मैं कंसीडर करता हूँ कि जी की वैल्यू कम है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि उससे कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती है। यानी अगर मैं उसको कंसीडर करूँ कि 9.81 है, तो इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है। अगर हम ये वैल्यूज़ इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट करें कैलकुलेशन के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये पुट करें या ये पुट करें, तो हमारे पास जो आंसर आते हैं दोनों की वैल्यूज़ पुट करने से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। That's why we use 9.8 meter per second square. Question number 8 says that moon is attracted by the earth. Why it does not fall on the earth? ये कहता है कि ज़मीन जो है इस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दोस्तों हमें पता है कि देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मास एंड मून, यानी अगर ये मून है, ये अर्थ है, दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, इस मून की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है टेंजेंशियल है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ नहीं है, टेंजेंशियल है, जिसकी वजह से एक और फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन है अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, और दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज़ इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Cg से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। दोनों जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती है। तो इसी वजह से ये मून जो है ज़मीन पे नहीं गिरती। क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट वाई फॉर सेम हाइट लार्जर एंड स्मॉलर सैटेलाइट्स मस्ट हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड। ये कहता है कि अगर हाइट सेम हो, एक ही हाइट हो, तो फिर इस सिचुएशन में एक लार्जर सैटेलाइट है और एक स्मॉलर सैटेलाइट है, दोनों के लिए स्पीड सेम क्यों होती है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये ज़मीन है, ज़मीन के गिर्द दो सैटेलाइट्स मूव करते हैं, एक ये और एक ये, दोनों के हाइट ज़मीन से सेम है। ये सैटेलाइट जो है ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, इसकी मास ज़्यादा है और इसकी मास कम है, तो दोनों के लिए सेम स्पीड क्यों है, दोनों सेम स्पीड के साथ ज़मीन के राउंड रिवॉल्व क्यों करती है। इसकी मेन वजह यह है कि द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड का क्या मतलब है, इस सैटेलाइट की स्पीड अराउंड दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में इस सैटेलाइट की जो स्पीड है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ये डिपेंड नहीं करती मास ऑफ सैटेलाइट पे, तो इसी वजह से दोनों के लिए स्पीड सेम ही होता है। क्योंकि हमें पता है कि v जो है स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सम हाइट। इस इक्वेशन के मुताबिक v जो है यानी ऑर्बिटल स्पीड डजंट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ पे सैटेलाइट की मास नहीं है, मास ऑफ अर्थ है जो कि कांस्टेंट है, और g भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है,
इट डिपेंड्स ऑन दी हाइट। अगर हाइट सेम है तो v भी सेम है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। तो दिस इज समथिंग अबाउट द conceptual questions of Unit 5 from 6 to 9. Thank you.